वेलकम फ्रेंड्स। दुनिया के हर देश और हर समाज की ख्वाहिश होती है विश्व गुरु बनने की, अपना एक वर्चस्व बनाने की। लेकिन कैसे? चलिए इतिहास के उदाहरणों से समझते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में पश्चिमी यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, जिस वजह से उसका वर्चस्व पूरी दुनिया पर हो जाता है। स्टीम इंजन की मदद से कपड़ा बनाने वाले स्पिनिंग व्हील को ऑटोमेटिक तरीके से और ज्यादा तेजी से चलाया जा सकता है, जिस वजह से कपड़े का उत्पादन सस्ता हो जाता है और बढ़ भी जाता है। इसका मुकाबला दुनिया के दूसरे देश नहीं कर पाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि तिजारत और मिलिट्री पावर की वजह से वेस्टर्न यूरोप के देश, खासतौर पे इंग्लैंड और फ्रांस का बोलबाला पूरी दुनिया पर हो जाता है। हालांकि पहले भी स्पेन और पुर्तगाल ने लैटिन अमेरिका में कॉलोनीज बसाई थी, लेकिन अब यह ट्रेंड काफी विस्तृत और तेज हो जाता है। इस वक्त से भी 2000 साल पहले कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। हालांकि पूरी दुनिया पे तो कब्जा नहीं किया था, लेकिन 334 बीसी में वो एक छोटे से मेसडन यानी ग्रीस के उत्तर का इलाका से निकल करके उस वक्त तक के सबसे बड़े इलाके पे कब्जा कर लेती है। उसकी ट्रेंड फौजें जिस तेजी से दुश्मन का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ती हैं, उस तेजी की वजह से दुश्मन की फौजों को ना सिर्फ तैयारी का मौका नहीं मिलता, बल्कि अलेक्जेंडर की फौजें जंग के मैदान में पहले ही पहुंचकर अपने हिसाब से पोजीशन ले लेती थी। इसके अलावा उसके घुड़सवार के हमले की टैक्टिक्स, जिसे पिंसर मूवमेंट कहते हैं यानी चिमटे जैसा मूवमेंट, उसमें उसकी फौजें दूसरे फौज पे दो तरफ से हमला करती थी और चिमटे की तरह घेर लेती थी। इस टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते थे। अलेक्जेंडर की पैदल सेना भी 4 से 6 मीटर लंबे भाले का इस्तेमाल करने में ट्रेंड थी। तो इस वजह से इससे पहले कि सामने वाली फौज इसकी सेना तक पहुंच पाती, वो भाले का शिकार हो जाती थी, उससे घायल हो जाती थी और मर भी जाती थी। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है पूरी हिस्ट्री में, जब एक देश, एक समाज अपने सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से दूसरे समाज और दूसरे देश पर वर्चस्व बनाता है। इसी सिलसिले में 24 अक्टूबर 1746 की अद्यार नदी स्टोरी यानी अद्यार नदी के मुहाने की लड़ाई वो घटना है जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। फ्रेंच कंपनी ऑफ इंडिया के मात्र 1000 सैनिक, जिसमें 700 भारतीय भी थे, मुगलों के नुमाइंदे आर्कट के नवाब के 10,000 सैनिकों को एक तरफा लड़ाई में बुरी तरह से धूल चटा दिया। जब आर्कट के नवाब के बेटे महबूब खान साहब अपने सहयोगी अंग्रेज के मद्रास स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज को प्रोटेक्ट करने अद्यार नदी के उत्तर में डेरा डालते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस फ्रेंच कंपनी के डायरेक्टर जनरल जोसेफ फ्रांसवा दुप्लेई को जब उसके सेक्रेटरी आनंद रंग पिल्लई ने इस लड़ाई से पहले ही कहा कि आप सिर्फ 1000 फ्रेंच सैनिक और कुछ तोपों के साथ पूरे दक्कन पर कब्जा कर सकते हैं, तो दुप्लेई ने कहा कि इसके लिए सिर्फ 500 सैनिक और 2 तोपें ही काफी हैं। इतने कॉन्फिडेंस और इस लड़ाई के एक तरफा जीत की वजह क्या थी? यूरोप में इस्तेमाल की जाने वाली आधुनिक टेक्नोलॉजी। उनकी जो बंदूकें थी उसमें एक नई फ्लिंट लॉक टेक्नोलॉजी आई थी, जिससे बंदूकों को तेजी से लोड करना आसान हो गया था। इसके अलावा जिस मेथड से वो फायरिंग करते थे, उससे लगातार फायरिंग करना मुमकिन था। आसान शब्दों में उनकी फौजें 2 लाइंस में होती थी, एक के पीछे एक। जब पहली लाइन फायरिंग कर लेती थी तो वो या तो वहीं रुकती थी या पीछे हट करके बंदूक को फिर से लोड करती थी। तब तक दूसरी लाइन आगे बढ़ के फायरिंग करना शुरू कर देती थी। ऐसे उनकी सेना लगातार फायरिंग करती रहती थी और आगे भी बढ़ती रहती थी। जब वो करीब आ जाते या जब सामने की फौज मुकाबला नहीं कर पाती और डर कर भागने लगती, तो ये यूरोपीय सेना बेनेट चार्ज करती थी, यानी बंदूक में लगे चाकुओं से मारना शुरू करते थे।
लेकिन इस सब के लिए काफी ट्रेंड और डिसिप्लिन फौज चाहिए थी, जो कि फ्रेंच फौजें थीं। भारतीय फौजें कैसी थी? जो किसान होते थे, जो कारीगर वगैरह होते थे, जंग के वक्त वही फौज में चले जाते थे, तो ट्रेनिंग कुछ खास होती नहीं थी। यानी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन में भी भारतीय और यूरोपीय फौजों में आसमान जमीन का फर्क था। इसके अलावा फ्रेंच फौज एक नए तरह के तोप के गोले का इस्तेमाल कर रही थी, जिसे ग्रेप शॉट कहते हैं, अंगूर के शॉट्स। असल में ये छोटे छोटे अंगूरनुमा गोली का गुच्छा होता था, जो तोप से निकलकर एक बार में ही दुश्मन के कई सैनिकों को घायल कर देता था या मार देता था, काफी बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाता था। तो इस पूरे सिलसिले में अगर आप लड़ाई के इस नए तरीकों को देखेंगे तो यह पता चलता है कि लड़ाई में काफी तेजी आ गई थी। समझें कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के पहले जंग में रेवोल्यूशन आ गया था, जिसके जनक प्रुशिया यानी आज के जर्मनी के एम्परर फ्रेडरिक द ग्रेट माने जाते हैं। वही फ्रेडरिक द ग्रेट जिनके मकबरे पर जब नेपोलियन पहुंचता है तो कहता है कि अगर ये आज जिंदा होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। कभी मौका मिले तो फ्रेडरिक द ग्रेट के बारे में जरूर पढ़ें। इनके और भी बहुत सारे कारनामे हैं एजुकेशन, कल्चरल फील्ड्स में भी। खैर, चूंकि हम भारतीय मिलिट्री टेक्नोलॉजी में वहीं के वहीं थे, कुछ तरक्की नहीं की थी, हम यूरोपियन फौजों का मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन इस लड़ाई ने फ्रेंच और अंग्रेज दोनों को एक तरह से कंफर्म कर दिया कि अगर वो अपने देशों की तरह की फौज भारत में खड़ा कर लें तो वो भारत पर आराम से कब्जा कर सकते हैं। और अंग्रेजों ने तो लॉन्ग टर्म में इस तरह की फौज की स्थापना करके भारत पे कब्जा भी किया। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भारत के लोग भी फ्रेंच और अंग्रेज की फौज में लड़े, इसलिए ऐसे गद्दारों की वजह से हम हारे। तो ये समझना जरूरी है कि उस वक्त आम जनता तो दूर, नवाबों और रईसों में भी नेशनहुड का आइडिया या राष्ट्र की चेतना नहीं आई थी, इसलिए उनको इस पटल पे आंकना सही नहीं होगा। हालांकि इसके 40-45 साल बाद इसका एहसास मराठा डिप्लोमेट नाना फडणवीस को होता है और मैसूर के टीपू सुल्तान को भी होता है, जिस वजह से दोनों अलायंस में आते हैं। हालांकि उनका अलायंस कुछ दूसरी वजहों से बहुत दिन तक नहीं चल पाता है, जिसका स्कोप इस वीडियो के बाहर है और कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीयता की चेतना आम जनता में नहीं होती है, एक जनरल कॉन्शियसनेस में नहीं आती है, इसलिए आम जनता पे गद्दारी का इल्जाम लगाना उचित नहीं होगा। इन सब घटनाओं से साफ जाहिर होता है कि टेक्नोलॉजी वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो सभ्यताओं, देशों और कौमों का इतिहास बदल देती है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ना तो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने में कामयाब हो पाई है और ना ही नए टेक्नोलॉजीज का इजाद करने में महारत हासिल कर पाई है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो या मिलिट्री सेक्टर में हो या किसी और सेक्टर में हो। इन सब के इंडेक्स यानी नए टेक्नोलॉजीज के इजाद करने के इंडेक्स में हमारा रैंक काफी नीचे है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा रैंक 48 है, 48वां है, जबकि ब्लूमबर्ग के ब्लूमबर्ग इनोवेशन कोशेंट में हमारा रैंक 50वां है, 50th है। अगर हम अपनी रूढ़िवादिता से दूर नहीं गए, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं डेवलप किए, एक तर्क सांघिक शिक्षा, रैशनल साइंटिफिक स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया, तो दूसरी कौमें हमारा इंतजार नहीं करेंगी, वो आगे बढ़ जाएंगी। और इसका अंजाम क्या होता है, इतिहास के पन्ने इस सिलसिले में भरे पड़े हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सवाल भी पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में।